नमस्कार, मेरा नाम है इरफान और आज की इस ख़ास बातचीत में हमारे साथ हैं मशहूर फ़ोटो जर्नलिस्ट जगदीश यादव, जिनकी अभी ताज़ा ही किताब आई है व्यू फाइंडर तमाशा मेरे आगे। कुछ बातें करेंगे किताब से भी जुड़ी हुई और कुछ उनके ज़ाती सफ़र को लेकर। बहुत हम देखते हैं कि इस किताब में व्यू फाइंडर तमाशा मेरे आगे जी। तो सचमुच तमाशा तो आपके सामने वैसे भी गालिब ने कहा ही कि होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। हाँ, कि बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बच्चों के खेल का मैदान है। तो आपके लिए भी शायद एक गांव से आया हुआ आदमी जो भकुआया हुआ सा शहर को देखता है, करेक्ट। हाँ। कुछ वैसा ही हुआ, क्योंकि आप तो कुछ इस इरादे और तैयारी के साथ तो आए नहीं थे कि आप एक दिन देश के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ यात्रा कर रहे होंगे, उनके फ़ोटो खींच रहे होंगे। तो ये जो तमाशा आपने देखा, अपनी किताब में तो लिखा ही है। और अच्छी बात इस किताब की मुझे ये लगती है कि इसमें आपने अपने आप को कोई बहुत सुपर हीरो बनाने की कोशिश नहीं की। जैसा आपने देखा वैसा बयान किया, और उसमें हर मोड़ पर जो आम जीवन के सुख दुख हैं उनको कसौटी बनाकर आपने चीज़ों को परखा। तो ये किताब लिखते हुए आपका ऐसा ही इरादा था कि इसी तरह लिखी जाएगी ये किताब? जी, इसमें मैंने सोचा कि ईमानदारी इसी में है कि जैसे मैं देखा हूँ अगर मैं शब्दों से लिख पाऊँ तो बेहतर होगा, और मेरे लिए आसानी भी वैसे ही थी। अगर मैं बदलने का प्रयास करता तो फिर वो बात निकल के आती नहीं जो मैं कहना चाहता था। तो वो ज़रूरी था, इसलिए निश्चित रूप से जैसा मैंने देखा वैसे वैसे लिखता गया। फिर हम देखते हैं कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मतलब ये नहीं कोई एक घटना या किसी एक अनुभव पर 5 से 10 पेज लिखे जा सकते थे। हम देखते हैं कि जहाँ वो विषय लगभग पूरा हो जाता है, उसका उद्देश्य, आप उसको वहाँ ख़त्म कर देते हैं और एक प्यास भी रह जाती है पाठक के तौर पर जी। लेकिन साथ में आप हर अध्याय को अंत करते हुए ये बताते हैं कि इस बात का जिक्र आपने क्यों किया, इसलिए कि इससे आपको ये शिक्षा मिली, इससे आने वाले फोटोग्राफर्स को ये शिक्षा लेनी चाहिए। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अभी आज की लिखाइयों में अगर लेखक के तौर पर देखें तो हर किसी को रहता है कि उसमें अपनी चमकाएं, बजाय इसके आपकी हमेशा ये कोशिश है कि उससे नए फोटोग्राफर्स को, जो नए प्रोफेशनल्स हैं, उनको क्या सीख मिल सकती है। तो ऐसी कोई किताब आपने क्या पहले पढ़ी थी जिससे आपको लग रहा था कि ऐसी किताब लिखी जाए जो आप अपने बच्चों, मतलब जो नए एस्पायरेंट्स हैं फोटोग्राफी में, उनको सिखाते हुए भी बताते हैं? किताबें तो मैं अनेकों पढ़ा हूँ, और मेरे को जो छाप छोड़ती है किताबें उनमें से है लेकिन दरवाज़ा, आधा गांव, सारा आकाश। इस तरह की किताबें, जैसे मैं सारा आकाश पढ़ रहा तो लगता था कि मैं कैमरा से कुछ शूट कर रहा हूँ, मेरे को सब्जेक्ट मेरे सामने मिल रहे हैं, पढ़ते हुए लगता था। और इससे भी ज़बरदस्त तो लगा जब आधा गांव पढ़ना शुरू किया। लोगों की बातचीत, कंसर्न को लेकर के, जैसे बंटवारे का जिक्र है, लोग कहते हैं कि भाई अब तुम तैयार हो जाओ, अब तो तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो कहता है कि हमारा महुआ का पेड़, बोला अब हम भोगेंगे। ये कहता जाता है और वो कहते हैं कि अब तो जाना पड़ेगा। तब वो कहता है कि जो छठ पर मैं बाजा बजाता हूँ वो कौन बजाएगा, कंसर्न दिखता है। तो वो मुझे प्रभावित किया और मुझे ये शब्द दिया कि मैं लिख सकूँ, क्योंकि मैं लेखक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। खबरें जरूर थोड़ी बहुत फीचर उचर लिखा हूँ, लेखक मैं नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि उसी तरह कह दिया जाए जैसा बड़े लोगों ने कहा है, तो उनसे सीख तो मिली है। लेकिन दरवाजा में जो साहित्यकार और पत्रकार के बीच का द्वंद्व मैं देख रहा था, और वो साहित्यकार बहुत नामी है और वो पत्रकार एक अदना सही है, और जब चर्चा करता है दिल्ली के एक पत्रिका की, एक अखबार समूह की, तो उसको पढ़ता हूँ और फिर उसकी जो दशा दिशा देखता हूँ साहित्यकार की, पहाड़गंज में जाके कहीं रहना, और बड़ी दुर्दिन के दिन देखता हूँ। मैं देखता हूँ उनके पत्नी से
किस तरह से बिखराव जैसा दिखता है, वो शौकीन और वो थोड़ा वो दूसरे तरह के व्यक्ति, तो वो सब चीज़ों को देख के मुझे एक रास्ता मिला कि मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। यही वजह है। वो तो आपने बहुत ही वो वाला वाली डोर आपने छोड़ी नहीं है उसमें, जिसमें कि आम जीवन के सपने, आम जीवन के जो संघर्ष हैं वो आपकी नज़र से ओझल नहीं होते। वो हम आपको जगह जगह जहाँ जहाँ पर भी मौका मिला है वो आपने उस विडंबना का जिक्र किया है, क्योंकि भारत को उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फैलाव में आपने अपने काम के सिलसिले में बहुत देखा। फिर आप को क्या लगता है कि जिन राजनीतिक हस्तियों के साथ रहते हुए, उनके फ़ोटो खींचते हुए आपने जो अनुभव पाया, उनसे आपकी कुछ उम्मीदें थीं जो नहीं पूरी होती हुई दिख रही थीं, और कुछ विरोधाभासी जीवन भी दिखाई दिए ऐसे पूरी यात्रा में? काफ़ी क्लोजनेस रही हमारी उनसे, और हमको बड़ा इजी लगता था उन लोगों को उनके साथ काम करते हुए। राजीव गांधी के साथ जैसे है, कई बार अड़चन आती थी शूट के दौरान भी, जिसका चर्चा मैंने किया है किताब में, कि सिक्योरिटी की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, वो एक निश्चित जगह से आगे नहीं जाने देना चाहते। हमारी एक अलग समस्या होती है, अगर इवेंट पर लाइट का अभाव हो और हमें दूर कर दिया जाए, जहाँ पर फ्लैश गन की पहुँच भी ना हो, तो उस वक्त तस्वीर निकालना बड़ा मुश्किल का काम है। मुश्किल नहीं बल्कि असंभव हो जाता है कई बार, कि सारे इंतजामात करते हैं लेकिन नहीं निकलता। ये आज के युग में बिल्कुल नहीं है, डिजिटल के ज़माने में नहीं है, ये उस ज़माने में था जब हम फिल्मों पर शूट करते थे। तो उस वक्त इस तरह का हृदय वाला व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री ना होता तो शायद हम आवाज़ नहीं करते, जो अब करना संभव नहीं है। वो हमारे एक साथी ने, जब हम परेशान हुए तो वेट कर रहे थे कि त्यागी जी कब आएंगे, तो इसलिए कि वो इस काम को करते थे। आए हो, हमने कहा कि त्यागी जी यहाँ से शूट कैसे होगा, तो बोला अभी करता हूँ। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगी, प्रधानमंत्री जी, राजीव जी, बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई, और सारे लोग हक्का बक्का हो जाते हैं भीड़ में उस आवाज़ के बाद। और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, हाँ बोलिए क्या दिक्कत है। बोला कि हम यहाँ पर शूट करने आए हैं पिक्चर, कोई भोजन करने तो आए नहीं हैं कि हम कहीं से भी कर लेंगे। तो जहाँ हमको ये रोक दिया इन लोगों ने, यहाँ से क्या हम शूट करेंगे, क्या करें, ये गलत बात है, इसको ठीक कीजिए। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया सिक्योरिटी को, इनके उद्देश्य जहाँ तक जाना ये चाहते हैं वहाँ तक आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और खट से हम एकदम करीब हो गए और आसानी से काम कर लिया। आज जहाँ तक मैं समझता हूँ बदले ज़माने में ये संभव नहीं के बराबर है। मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो अभी दौर चल रहा है इसमें। क्योंकि आपने तो फील्ड में कुछ जो अर्जेंसी के मोमेंट्स होते हैं कि ठीक है कोई यात्रा है या कोई चुनावी सभा है या कोई दुर्घटना हो गई, उस तरह के फ़ोटो तो एक तरफ हैं, दूसरी तरफ इस तरह के अनुभव भी सामने आते हैं जो आपने एक अध्याय में लिखते हुए राबड़ी देवी के फ़ोटो खींचने के सिलसिले में लिखा। यानी कि महत्वपूर्ण लोगों के जीवन के प्राइवेट स्पेसेस में भी एक्सेस आप लोगों को रहता है, और वो सारी कहानियाँ सामने तो नहीं आ पाती, जो आती हैं वो फ़ोटो की शक्ल में आती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो महत्वपूर्ण लोग हैं, देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर या प्रशासनिक पदों पर हैं, उनकी जो उनके निजी जीवन को जो आपने देखा, उससे आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा? काफ़ी पॉजिटिव रहा। वो चीज़ें इतना सिंपल मैं समझता नहीं था कि इतना सिंपली इस तरह से अप्रोच वाले लोग होंगे। एक मामला और भी आता है कि जो जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर मैं गया तो वो उस वक्त मुझे अपना अखबार नज़र आता। लेकिन जहाँ तक जिसका चर्चा किया आपने बिहार के मुख्यमंत्री की, वो मैं जर्नलिज्म के लिए वहाँ नहीं गया था। जो बोलो निजी कॉन्टेक्ट से कि चुनाव मटेरियल बनाना है, शूट कर दीजिए, तो वहाँ पर थोड़ा दायित्व भी होता है एक फोटो जर्नलिस्ट का कि वो तस्वीरें हम अखबार में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जर्नलिस्टिक उद्देश्य के साथ पत्रकारिता को लेकर के वहाँ नहीं गया था। तो ये चीज़ों का ज्ञान सभी फोटोग्राफर को हो, इसलिए मैंने मेंशन किया है उसमें। ऐसे अवसरों पर आप तस्वीर के मालिक नहीं होते,
जहाँ तक उनके साथ संबंधों का है, आप उस किताब में उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो लगेगा कि किस तरह लालू जी आते हैं, कहते हैं शूट हो गया, मैं कहा अभी तो शुरू ही नहीं होगा, और वो अभी मुख्यमंत्री जी कपड़े सहेज रही हैं, बच्चों के कपड़े किसी को छूने नहीं दे रही हैं। मैंने आग्रह किया था, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चों का तो कुछ भी नहीं करने देती किसी को, ये संभव नहीं है, तो इनको करने दीजिए। कर लिया अब उन्होंने, चलिए अब शूट कीजिए। ये स्थिति थी। अब आज के संदर्भ में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिव हूँ, तो मुझे लगता है कि अब संभव शायद ना हो, मुझे नहीं लगता कि अब होगा। जगदीश जी, आप लोग ये एक टर्म यूज़ करते हैं कि फिर मैं फ़ोटो बनाने लगा। आमतौर पर हम लोग कहते हैं फ़ोटो खींचने लगे, फ़ोटो शूट करने लगे, वो भी आप लोग कहते हैं, लेकिन फ़ोटो बनाने लगा, इसमें एक इरादा दिखाई देता है कि फ़ोटो बनाने लगा, जिसको आप कहते हैं कि एक अंतिम परिणाम की कल्पना करके कि अंत में हमें क्या फ़ोटो प्रेजेंट करना है, किसी मोमेंट का, किसी व्यक्ति का। ये प्रक्रिया क्या है कि जब आप सोचते हैं कि ये, क्योंकि आजकल तो कैमरे ऐसे हैं कि आपने एम किया और आपने क्लिक कर दिया, आप मशीन है, वो जिस चीज़ को देखेगी उससे तो शूट कर देगी, लेकिन इसके पीछे वो जो इरादा कि अंतिम परिणाम, इस बारे में बताइए। एक्चुअली वही फोटो जर्नलिज्म है जिसको आप पूछ रहे हैं जी। ये इवेंट के पहले की प्लानिंग और इसके पड़ने वाले इम्पैक्ट को जब माइंड में रखते हैं, रेफरेंस जब रहता है उसका, तब हम एक प्री जज कर लेते हैं कि इसमें इस तरह की पिक्चर होगी, डिफरेंट होगी, अच्छी होगी, और उसको कल्पना करके फॉलो करना शुरू करते हैं उसको। और जब वो हमारे कैच में आ जाती है, जब पकड़ पाते हैं हम, तब कहते हैं बन गई, और नहीं तो संघर्ष जारी रहता। एक बार मैं कमलापति त्रिपाठी जी जब रेल मिनिस्टर थे, तो उनका कवर के लिए पोर्ट्रेट खींचने गया, और वो फिर लॉन में बैठ गया, बोला कैसे खींचनी है। मैंने कहा आप लोगों से बात करते रहिए, कुछ खास प्रिय लोगों को बुला लीजिए। इर्द गिर्द बैठ गए लोग, अब मैं उनका पोर्ट्रेट खींचने लग गया, माइंड में रख के कि रविवार के कवर पे जाएगा। और ये माइंड में क्यों रखना पड़ता है कि जहाँ वो बाइंडिंग साइड है, जहाँ से उधर मुंह रहेगा तो कैसा और इधर रहेगा तो कैसा, ये भी एक माइंड में रहता है। साथ साथ तो क्वालिटी की रहती है। मैं खींचता गया, तकरीबन 26-28 फ्रेम्स कलर स्लाइड की शूट किया, तो उन्होंने कहा हो गया। मैं बोला अभी नहीं हुआ नहीं। तो जो मैं प्लान किया था वो कैच नहीं हुआ था अभी। फिर मैं कहा कि जारी रहा, संजोग से 34वें फ्रेम जाते जाते तक क्लिक किया और मैंने कहा हो गया। अच्छा, देखने की सुविधा नहीं थी, वो तो एनालॉग में देख नहीं सकते, लेकिन मेरा माइंड ने, मेरी कंपोजिशन, माइंड, एक्सप्रेशन उस व्यक्ति का टोटल, मुझे लगा कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, ये हो गया। अच्छा हुआ, वो भेजा, और डर के मारे सिर्फ उसी पिक्चर को दिया, क्योंकि डर ये रहता है कि डेस्क पर कोई दूसरा वाला लगा लेगा, वो हो सकता है उसके देखने का नजरिया अलग हो, इसलिए मैं कहा कि यही एक है, तो वो कवर पे लगा। दर्जन भर लेटर टू एडिटर आए उस तस्वीर को लेके कि पहली बार कमलापति जी को मैं इस रूप में तस्वीर देख रहा हूँ, तो वो सेटिस्फेक्शन है। और ये इसे आदमी आगे और भी कैरी ऑन करता है कि आगे भी इसी तरह के प्रयोग करेगा। ये बनाने की क्रिया, ये तो बिल्कुल। अच्छा, हमको बताइए, जब आप बड़े फोटोग्राफर हो गए तो आपके गांव में, परिवार में क्या आपके बारे में राय बनती थी? क्या सब लोग जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं, और सचमुच आप बड़े नामी फोटोग्राफर हो गए हैं? बहुत कम लोग जानते थे इस बात को, बहुत कम लोग की नामी हो गए। उनको वो जो बाई लाइन कहीं दिखती नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे इन अखबारों में था जो मेरे गांव में तो नहीं जाते, तो कम लोग जानते थे। लेकिन बहुत लोग बहुत जानते भी थे लोग, और घर के लोगों को आश्वस्त हो गए थे लोग कि कुछ अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये सभी जो बड़े लोग हैं इनको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये फोन करते हैं तो बात करते हैं, मिलने को आज। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि हमारे थोड़ी मित्रता जिन लोगों से, पॉलिटिकल लोग भी थे, तो वो कई बार फ़ोन करते थे कि आप आए हैं, तो आया हूँ। खबर मिलने के बाद लेने भी आ जाते थे कि आज चलते हैं वहाँ साथ में। तो वो लोग देखते थे कि, मैंने गांव में सुनी है, सबसे खास बात ये है कि जब कोई एम्बेसडर आती थी लाल बत्ती वाली, भले मैं हूँ या नहीं हूँ वहाँ, तो लोग कहते थे जगदीश लगता है क्या? लोग कहते थे। बोला क्यों? तो भाई लाल बत्ती वाली एम्बेसडर यहाँ नहीं आती कभी, उनको लेने कभी कभी आती है, लगता हो आए हुए हैं। या कई बार, एक बार और किसी ने कहा कि
लाल बत्ती वाली एम्बेसडर इधर से निकली तो मैं समझ गया कि आप आए हैं, और अगले दिन उनसे मुलाकात हुई मेरे घर पे ही। तो बोले मेरे कल अंदाजा लग गया, देखा तो नहीं, लेकिन वो बत्ती वाली गाड़ी आई थी। ये भी सही है। हाँ। अच्छा, आपने तो रघुराय जी के भी साथ काम किया। कुछ हमको बताइए रघुराय जी के काम करने के अनुभव और उनके तरीके पर। बहुत फाइन, बहुत ज़बरदस्त कंपोजिशन, और फोटोग्राफी की कला को के समझदार। जर्नलिज्म में तो जो थे ही, वो तो बहुत मशहूर हैं। जो ये दूसरे जो जॉनर हैं फोटोग्राफी की, वहाँ भी उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, और वो सबसे ज़्यादा मास्टर थे। शूट तो अच्छा करते ही थे, शूट के बाद जो उस पर क्रिया होती थी, जब हम उसको प्रिंट करते थे, मैं उनके साथ कुछ दिन 1 साल के करीब रहा, तो सीखने को इतना ज़्यादा मिला। मैं आपको बताऊं, पूरा कॉन्फिडेंस लेवल जो बना वो सिर्फ रघुराय के साथ काम करके ही बना। उसके पहले भी मैं कुछ दिन काम किया, बाद में भी बहुत लोगों के साथ, लेकिन वो जो छाप छोड़ी उन्होंने, जो मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया उन्होंने, वो गजब का कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसी के साथ साथ ये भी बात है कि वो तो खैर वो पुराना दौर था जब आपने रघु जी के साथ काम किया। बाद में फिर बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के साथ आपने कंधे से कंधा मिला के भी किया। जो अलग अलग मैगजीन और अखबार ग्रुप्स के फोटो एडिटर्स हुआ करते थे। मतलब अगर नाम लें तो संदीप शंकर या प्रमोद पुष्करना, इस तरह के लोगों के नाम। इनके बारे में कुछ बताइए कि बेशक आप लोग इक्वल फुटिंग पर ही काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये लोग कैसे लोग आपके अनुभव से गुजरे। रघुवीर जी के साथ आपकी मुलाकात हुई? रघुवीर जी के साथ एक बार मुलाकात हुई थी, और फोटोग्राफी को लेके नहीं, उनकी किताब जब आई थी गंगा, बहुत शानदार किताब है, कॉफी टेबल। तो उस दौरान वो आए थे हिंदू अखबार में। तो बाहर हम लोग लॉन में, वो जो है ना पिलर जहाँ लगे हैं, उसके बाद जो लाइट, वहाँ खड़े होकर बातचीत कुछ लोग कर रहे थे, सीनियर लोग। तो मुझे भी मौका मिला कि मैं भी देख लिया, उनसे बात हो गई। वो बहुत गजब के फोटोग्राफर थे। संदीप शंकर जी बहुत गंभीर हैं अपने काम के प्रति, और मेरे से भी ज़्यादा उम्र है उनकी थोड़ी सी, लेकिन आज भी वो उतना ही सशक्त हैं, उतना ही वो एक्टिव हैं जितना वो उनको मैं पहले देखता था। तो ये बहुत अच्छाई है, समझते हैं तस्वीरों को। दर्जनों किताबें भी किए हैं वो, और महत्वपूर्ण असाइनमेंट्स भी मिली हैं। और जो असाइनमेंट बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, वहाँ से जिस फोटोग्राफर की पिक्चर फेमस होती है, उनको मैं ज़्यादा तरजीह देता हूँ। उनमें से ये दोनों लोग हैं, प्रमोद पुष्करना, संदीप शंकर, और एक और थे भवान सिंह। बहुत क्रिएटिव, बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे थे। ये लोग ऐसे थे कि जिनको पिक्चर की समझ इतनी थी, कुछ नहीं हो रहा तो भी एक पावरफुल पिक्चर आएगी। ये उससे बहुत सीखने को मिलता। और मैं अपने आप को बताऊं, मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर सकता, लेकिन ये थोड़ा बहुत उन लोगों से समझने के बाद मैं भी कॉन्फिडेंट होके जाता हूं कि मैं इस पर कर दूंगा, और एक पिक्चर हो जाती है जो अप्रिसिएशन मिलता है उस पिक्चर को। इवेंट को कवर करना सबसे आसान होता है। जो कोई भी इवेंट है, थोड़ा रेफरेंस आपको रहे तो आसानी से आप कर लेंगे। लेकिन जब इवेंट नहीं है, जैसे मुझे एक असाइनमेंट मिली इन फ्लाइट मैगजीन के लिए कि पूना के पास सिंहगढ़ फोर्ट को लेते हुए, पूना की जो एमजी रोड मार्केट है, वहाँ के जो मॉडर्न जो डेवलपमेंट है, उसको लेके एक फीचर 2 पेज के करने की ज़रूरत है। तो मैं गया और 2 पेज मिलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैं इतना गंभीरता से शूट किया कि शूट करने के बाद चंदन मित्रा मेरे एडिटर थे पायनियर के, वहाँ जो पेज मेकिंग करते थे आर्टिस्ट लोग, उनको दिया। तो वो मेरे से बिना बताए ही जाके उनको बोले कि सर वो 2 पेज में कुछ नहीं हो पाएगा, पिक्चर बड़ी अच्छी है, 4 पेज कर दीजिए। तो 4 पेज उन्होंने सोच के कहा कि ठीक है 4 पेज कर लो। जब पिक्चर लगने लग गई और मैं भी बैठ गया, तो 4 में भी नहीं बनी, तो 6 पेज हो गई। और वो 6 पेज को फिर सेक्रीफाइस किया गया कि स्टोरी को, कि इसको नेक्स्ट में डालेंगे, इसको हटा लीजिए 4 पेज को, और वो 6 पेज हो गया। उसमें एक्चुअली टॉपिक ये था कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन किसी कारपोरेट हाउस का पूना जाता है, उसकी मीटिंग है 10 बजे, 9 बजे की फ्लाइट से पहुंचा, और 9 बजे पहुंचने के बाद 10 बजे मीटिंग अटेंड किया, 11:30 वो मीटिंग खत्म हो गई। उसकी नेक्स्ट फ्लाइट है शाम को 6 बजे, तो वो कहाँ जाए,
वो क्या देखे, ये मुझे सर्च करना था। तो वो मैं सर्च करके दिया था। तो उसमें एक एक ऐसे विषय थे कि उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल था। हाँ, तो इसलिए वो 2 पेज की बजाय 4 और फिर 6 पेज। तो कुछ तो आपने अभी अपने समकालीन फोटोग्राफर्स की बात की, फोटो जर्नलिस्ट की। कोई ऐसा मौका भी आया कि जब सभी लीडिंग फोटोग्राफर, प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफर्स किसी एक छत के नीचे अपने उद्देश्य फोटोग्राफी पर कोई सिंपोजियम, सेमिनार, कोई एक सभा, सब लोग एक छत के नीचे कभी राष्ट्रीय स्तर पर जुटे क्या? राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जुटे, ऐसा तो मैं देखा नहीं। लेकिन जहाँ से दिल्ली से जो एक्रेडिटेड फोटोग्राफर्स हैं, जो न्यूज़ कवर करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर करते हैं, उनकी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, जिनके माध्यम से ये लोग गैलरियों में एग्जीबिशन करते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती है। तो ये होता है। और देश के स्तर पर अभी कोई ऐसे कार्यक्रम मैंने नहीं देखा। ऐसे अगर पूछें, एक तो ये बदलता हुआ जो टेक्नोलॉजी का माहौल है वो भी है, प्लस अखबारों पत्रिकाओं में चूँकि विजुअल मीडियम बहुत एक्सपेंड हो गया, बहुत वेराइड हो गया, दर्शकों की जो दृश्यात्मक जगत है उनका बहुत बदल गया। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि फ़ोटोग्राफी और फोटो जर्नलिज्म में क्या चुनौतियाँ, क्या सबसे बड़े संकट आपको दिखाई देते हैं? भारत के फोटो जर्नलिज्म थोड़ा डिफरेंट है और दुनिया के दूसरे देशों में अलग देख रहा हूँ। मैं 5-6 अखबार बाहर के देखता हूँ, नॉर्मली तकरीबन रोज़ देखता हूँ। तो लगता है कि वहाँ के अखबार फ़ोटो से शुरू होते हैं और फोटो पर जाके ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि इतनी प्रधानता होती है कि अब उसके आगे जब मैं भारत के अखबारों को देखता हूँ तो यहाँ का जो बाज़ार है इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया है इनके ऊपर कि तस्वीरों को और बेहतर पिक्चरों को इस ज़माने में जगह मिलना मुश्किल सा होता गया है। हर पिक्चर के पीछे एक गणित है कि इसमें बाज़ार का मामला है, उसमें कोई एंगल का मामला है। इस वजह से काफ़ी कुछ गिरावट आई है। लेकिन ये हो सकता है कि डिजिटल के ज़माने में और जो इजीली अवेलेबिलिटी है इसका भी एक असर है, बहुत ज़्यादा असर इसी का है, अवेलेबिलिटी है। जो लोग कंसर्न लोग हैं जिनकी वजह से अखबारों को आर्थिक लाभ होते हैं, उनका भी दबाव बहुत रहता है अपनी चीज़ें कवर करने का, और वो अस्तरहीन तस्वीरें व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल से शूट की तस्वीरें वो भिजवा देते हैं और बाज़ार का इतना दबाव होता है कि उन तस्वीरों को तो जगह मिल जाती है, लेकिन जो बढ़िया जिसको हम फोटो जर्नलिज्म कहते हैं उन तस्वीरों को जगह बहुत कम मिल रही है। कहीं कहीं मिलती है लेकिन बहुत कम हो गई है। तो ये, लेकिन मुझे लगता है कि ये अंततोगत्वा इसको करेक्शन पे आना होगा। ये अभी ये जो ये मीडियम मिला है अभी इसके साथ प्ले हो रहा है, खेल रहे हैं लोग, लेकिन करेक्शन पे जाएंगे। फिर एक टाइम आएगा जिसमें सीरियस तस्वीरों को जगह मिलनी शुरू होगी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है इस पर शायद आपकी तरफ से कोई संदेश का आना, क्योंकि आपने तो एनालॉग ज़माने में जबकि किफ़ायत एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी हुआ करती थी और ज़रूरत भी हुआ करती थी कि आप जितने किफ़ायती हैं अपने फ्रेम्स में उसी हिसाब से आप क्लिक करेंगे। अभी तो आप n नंबर ऑफ़ क्लिक्स कर दीजिए, आपके कार्डों में हज़ारों फ़ोटो हो जाते हैं। हमारे इस सिलसिले में कहते हैं कि किसी इवेंट में या अगर एक सीरीज़ ऑफ शूटिंग के बाद कितने फ़ोटो डिलीट कर सकते हो, ये अगर तुम्हारे पास विवेक आया तो तुम शायद किसी एक अच्छे फोटो तक पहुंच सकते हो। मेरा दूसरा बात कहता हूँ मैं उसको दूसरे वे में कहता हूँ। मैं कहा कि जब वो क्रिएशन हो रहा है, जब क्रिएट कर रहा है फोटोग्राफर, तो उसका शटर रिलीज बटन पे हाथ होता है। जब वो सेटिस्फाइड नहीं है तो क्लिक क्यों किया, और जब क्लिक किया तो क्रिएट किया है। अपने क्रिएशन को मिटा क्यों देना चाहते हैं? ये निगेटिविटी माइंड में लेके शूट क्यों कर रहे हैं? अभी तो खींच लेता हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा। नो, डोंट डिलीट। क्लिक वही करें जो कॉन्फिडेंट हो, ये शॉट है मेरा, क्लिक करिए। तो ये सोच के साथ जब आप करेंगे तो आपके नंबर ऑफ शॉट घटेंगे। नंबर ऑफ शॉट घटने से आपकी स्टोरेज कम हो जाएगी, आपको सिलेक्शन में आसान रहेगा और आप अपनी क्रिएशन को बचा पाएंगे, क्योंकि फोटोग्राफी है, हर क्लिक डिफरेंट होती है। तो यहीं पर वो सवाल आता है कि वो जो फाइनल क्लिक है, यानी कि मन के भीतर से उस कॉल का आना कि अब तो बटन दबा ही देना, तो वो कौन सा मोमेंट, कैसे पता चलता है कि ये एक्चुअली कनेक्शन क्या होता है? इसमें सीधी सी बात है कि माइंड का उपयोग बंद करना पड़ता है। दिमाग से पर काम ना करें आप, दिल से काम करें। और जब दिल से लगता है कि ये दिस इज द शॉट, तो वो क्लिक हो जाएगा अपने आप।
जब दिमाग लगाएंगे तो आप सोचेंगे वो एरिया को लूँ कि ना लूँ, इसको कंपोज करूं कि नहीं, कि बोल्ड करूं कि ना करूं, बस वो पिक्चर खत्म हो जाएगी। जब कोई शॉट हम देखते हैं तो एकदम से दिखता लगता है ये पिक्चर है, और उस पिक्चर को अपने कैमरे के माध्यम से, लेंस के उपयोग से उसी एरिया को कंपोज करना जो फर्स्ट स्ट्राइक में आया, आपके दिल पे लगा, टक, ये शॉट है, और उसी को कंपोज करना, ये कंपोजिशन है। इसको कंपोजिशन बोलते हैं। वो तो है कंपोजिशन जगदीश जी, लेकिन अगर आप दिमाग की खिड़की बंद कर देंगे तो कम से कम सौंदर्य बोध के सिलसिले में भले वो कोई काम करे, समाचार बोध के सिलसिले में वो नहीं करे। नहीं करेगा एकदम। बताऊं क्या होता है, कनेक्शन तो माइंड का रहेगा ना, वो रहता है, लेकिन आप जब उसमें पॉलिटिक्स शुरू करते हैं दिमाग लगा के कि वो ऊपर वाला एसी को कैसे काटूं, इसको लूं कि ना लूं, तो जो ओरिजिनल थॉट था आपका, जो रेफरेंस से मिला है, आपकी जानकारियों के आधार पर आपको वो दिखा है, आपकी प्रैक्टिस बताई है, तो उससे आपको दिखा है, उसमें बदलाव जब करेंगे निश्चित रूप से आप भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा फोटोग्राफर जिसने शूट किया स्ट्रीट फोटोग्राफी में। तो तमाम चीज़ें हो रही होती, लेकिन कोई चीज़ पर जाके वो रुक जाता है, किसी खास एरिया पर कंसंट्रेशन हो जाता है, वही शॉट है। बात आपको कब पता चली कि किसी की इजाज़त के बिना उसका फ़ोटो खींचना एक नीतिगत रूप से ठीक नहीं है? ये बहुत बाद में मुझे ये मालूम हुआ। हिंट तो आने लग गए थे जब मौसम की तस्वीरें लोग लाते थे, किसी एक लड़की की बोल्ड खींच लिया, मास्क लगाई है या ना लगाई है, या हवा से बच रही है या बारिश से भीग रही है, इस तरह का। तो इसके बारे में मैं बहुत लोगों से पूछा तो बोला कि राइट नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सेमिनार हुआ जिसमें इस विधा के कॉपीराइट के एक्सपर्ट लोग 2 लोग थे। उसमें से एक मैडम थी जो अभी जज बनने वाली हैं बहुत जल्दी, उनका नाम आया। उनका जब मैं सुना, उस पर मैं वीडियो भी किया, 2-3 वीडियो किया, और वो ध्यान से समझा तो एकदम खुल गई बात कि क्या कॉपीराइट है और क्या कॉपीराइट नहीं है। जर्नलिज्म में जो कॉपीराइट है वो ये कहता है स्ट्रीट की फोटोग्राफी, स्ट्रीट पर और लोगों और एलिमेंट को जोड़ करके जो आप देते हैं वो कॉपीराइट डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। लेकिन किसी को फोकस्ड करते हैं जिसमें और एलिमेंट नहीं जुड़े हों, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा हो, या किसी की एक्टिविटी नहीं दिख रही हो, तो वो कॉपीराइट आपको डिस्टर्ब कर सकता है। स्ट्रीट पर सबसे बड़ा बचाव है। अब मानिए मेरे पास जो कैमरा है ये P1000, उसकी ताकत 3000 mm तक जूम है उसमें। अब इसका उपयोग करके अगर मैं बहुत दूर से किसी की पर्सनल एक्टिविटी शूट कर दूं, बोल्ड हो जाएगी, क्वालिटी पिक्चर हो जाएगी, मैं उसका यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉपीराइट का मसला आता है। कई बार ये आता है, उससे बचने के लिए क्या करें, तो या तो उस पर्सन से जाके आप रिटन में लें या वीडियो रिकॉर्ड करें कि मैं ऐसा शॉट खींचा हूँ, यूज कर लूँ, तब वो कॉपीराइट से निकल जाता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। तो यही चीज़ें हैं आमतौर पर। जैसे मान लीजिए मुझे आपने हायर किया कि आइए मेरे यहाँ कुछ हो रहा है, पिक्चर करनी है, अब उस एक भी पिक्चर का मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता बिना आपकी इजाज़त के, कॉपीराइट सारा आपके पास चला जाता। ये अभी हमको जानकारी मिली जब उस पर, और एक बीइंग सीनियर फोटो जर्नलिस्ट मेरे को जानना भी चाहिए था, थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन अब गहराई से जानने लगा हूँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये बातचीत अब वाइंड अप करेंगे जगदीश जी। कुछ बात रही गई हो तो बोलिए। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो गया ठीक है। हाँ, ये किताब क्यों मन में आई, इस पर एक जरूर बात थी। लेकिन वो ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं। फिर भी बताइए तो सही, क्यों आई किताब मन में? हाँ, तो मन में इसलिए आई कि बहुत सारी चीजें मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। अखबार में लिख नहीं सकते बहुत सारी चीजों को, वो जरूरत नहीं है रीडर की, लेकिन फिर भी रीडर को, बहुत सारे ऐसे रीडर हैं जिन्हें जरूरत है समझने की ये क्या होता। फिर किसी बड़े व्यक्तित्व के एक स्वभाव को, बड़े व्यक्तित्व के एक अप्रोच को बताना, ये अखबार का तो काम नहीं है, लेकिन वो मेरा काम हो सकता है। तो ये 10-12 साल से मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, तो किताब लिखा जाए। तो मैं बहुत सारा संघर्ष किया इसके लिए, मैं तमाम संघर्ष किया इसके लिए, लिखा, फाड़ा, काटा, फिर लिखा, फाड़ा, काटा, ऐसे नहीं वैसे नहीं। फिर फाइनली किसी हमारे मित्र ने, बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि भाई जैसा दिमाग मेरा लिख डालिए।
बस वही ठीक रहेगा, तो लिख दिया उसको, तो आसान हो गया लिखना। बिल्कुल। तो अब ये किताब तो हम सभी के बीच में है, जो लोग भी फोटो जर्नलिज्म में दिलचस्पी रखते हैं, भारतीय समाज के बदलते हुए रूप और राजनीति के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, वो इस किताब को, जो कि सीनियर फोटो जर्नलिस्ट जगदीश यादव की किताब है, व्यू फाइंडर तमाशा मेरे आगे, उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें अलग अलग दौरों में फ़ोटोग्राफ़ी के जो चैलेंजेस हैं और जो समाज के बदलते हुए रूप हैं और जो राजनीति में जिन लोगों को जगदीश जी ने बहुत नज़दीक से देखा, उन सब चीज़ों का एक स्केची खाका उनके सामने आएगा। तो देखते रहिए ये प्रोग्राम। आज जगदीश जी के साथ ये बातचीत यहीं पर हम विराम देते हैं। नमस्कार।